जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, वो भी बिल्कुल एमसीक्यू फॉर्मेट में। चलते हैं अपने प्रश्न पे और देखते हैं आज हमारे लिए क्या है पहला प्रश्न। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया है सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो कहाँ हुआ आप क्या बताएंगे। देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। और यहाँ पे देखिए आज आपको ये इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है ना। यहाँ पे लिखा है वेयर डिड द सीनियर नेशनल आर्चरी के चैंपियनशिप 2023। तो कुछ मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में भी टाइप किया। अगर आपको इंग्लिश में भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर सूचित करेंगे। तो इस प्रश्न का जो जवाब है आपका वो हो जाएगा अयोध्या, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं दोस्त, देखो टाइप ये आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति आपको बताना है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो था एडम, मतलब कि रोवाल्ड एंडरसन, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। और देखो उत्तरी ध्रुव पर भी पूछता है। यहाँ पे देखो थोड़ा पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उत्तरी ध्रुव पर भी पूछता है, उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो था रॉबर्ट पियरी। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये उत्तरी ध्रुव पर और ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला एंडरसन था। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और ये प्रश्न हमारे पेपर में पूछे जा चुके हैं दोस्त। और यहाँ पे देखो दिया गया है किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं और किस गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो आप बताइएगा। देखो इस प्रकार से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग फंस जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि यहाँ पे पूछा है ना कि किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। तो ऋतु अगर पूछेगा तो हम बताएंगे परिक्रमण गति के कारण, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। और अगर आपसे पूछेगा कि किस गति के कारण दिन और रात होते हैं, किसके कारण, तो याद रखना घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं और परिक्रमण गति के कारण ऋतुएं होती हैं। तो और देखो दूसरा क्या होता है, अपनी अक्ष पे झुकी हुई होती है पृथ्वी, तो इसलिए ये मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण है वो किसने किया था। तो ये प्रश्न देखो आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे, याद रखना जब यहाँ पे वंश दिए हैं चालुक्य, मौर्य और कुशल नहीं, कुषाण होगा यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं है। तो याद रखना ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब चालुक्य हो जाएगा। और याद रखना वो कौन थे, वो थे विक्रमादित्य द्वितीय। वो विक्रमादित्य द्वितीय थे जिन्होंने निर्माण कराया था। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दोस्त दिया है किस शहर में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव शुरू हुआ है। तो ये भी देखो आपका करंट का है। मैंने आपको वो बताया था सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बताया था, अयोध्या में हुआ था। और ये भी आपके करंट का क्वेश्चन है। तो इसका आप याद रखना, ये आपके 2023 से पूछा जाएगा आपसे। 2023 में हुआ था नवंबर में, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ था, ये मुंबई में हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और ये 4-5 नवंबर को, मतलब ऐसे याद रखना 4 और 5 नवंबर को 2023 में हुआ था, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। यहाँ पे दिया है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। तो आप यहाँ पे क्या सही जवाब करेंगे। ऑप्शन में आपको राजस्थान भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे तो याद रखना आपका लद्दाख हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। और देखो इंग्लिश में मैंने लिखा है, अगर कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आई एम देसी फ्रॉम गांव वाला मैंने पहले ही बताया था, इंग्लिश आती नहीं है, हिंदी में बात करते हैं। और दूसरा ये कि अगर इंग्लिश में आपको पूरी क्लास चाहिए तो आप मुझे बता देना, इंग्लिश में भी पूरा टाइप करके मैं यहीं पे साथ में पेस्ट कर दिया करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो ये बताइए प्रश्न में कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो वो फिर से हमारे ओम बिरला जी बने हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा हमारे प्रश्न का बिल्कुल और राइट जवाब। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा। ये भाई साहब आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है।
और ये लगभग हर पेपर में पूछा जाता है। तो आप याद रखना वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH44। NH44 वहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग की जगह अगर NH44 लिखा हुआ मिले तो समझ जाना आपका सही जवाब है। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और कई बार क्या होता है ना, हमारे कई भाई बहन 07 मतलब कि NH7 लगा के आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। NH44 याद रखना। और देखो यहाँ पे 9वां प्रश्न है हमारा कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे इसका बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पे देखो आपका मैथियस जैकब स्लाइडन और ये थियोडोर स्वान। तो मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे, मैथियस जैकब स्लाइडन और थियोडस स्वान, मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे। और इन्होंने कब किया था वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो तो पूछा जाएगा, तो आप याद रखना ये 1839 में किया था। कब किया था? 1839 में किया था। ठीक है, आपको याद रहेगा ना। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और ऐसे ये नाम होते हैं ना, ये तो हम लोगों को यार बहुत मुश्किल में याद हो पाते हैं, ये तो सच है। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि बाल, नाखून और पंजा किसके बने होते हैं। बाल, नाखून और पंजा किसके बने होते हैं। और जानवरों के जो सींग होते हैं ना भाई, जो सींग होते हैं वो सींग किसके बने होते हैं। तो यहाँ पे सभी का एक ही जवाब है, वो जवाब आपका क्या होगा बताइए। तो आप बता सकते हैं कि कठोर प्रोटीन होता है जिसका नाम कैराटीन होता है, शायद कैराटीन। तो यहाँ पे आप याद रखना प्रोटीन, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी प्रश्नों के सही जवाब करते हुए चल रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, हमारा 11वां क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कौन सी है जिसका संचालन दिसंबर 2023 में करने की घोषणा की थी। तो आप बताइएगा वो कौन सी हमारी ट्रेन है। तो यहाँ पे देखो वो हो जाएगी आपकी वंदे मेट्रो। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वंदे मेट्रो। और वंदे भारत जो है ये भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन आपकी वंदे भारत है। और सबसे लंबी दूरी जो है वो तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है और रेलवे का तो पेपर ही है आपका। तो सबसे दूरी जो ज़्यादा तय करने वाली ट्रेन है वो आपकी है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। तो वो भी देखो याद रखना, मैंने अभी 2 दिन पहले आपको बताया भी था दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जीआई टैग से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, रेलवे, एसएससी या फिर दिल्ली पुलिस, यूपी पीसीएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीआई टैग से आपको जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है भारत में जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पादन है। भारत में जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पादन कौन सा है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दार्जिलिंग चाय, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और देखो तिरंगा बर्फी जो है ना, तिरंगा बर्फी ये भी याद रखना क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में मिला है। कहाँ की? वाराणसी की तिरंगा बर्फी। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा, वाराणसी की तिरंगा बर्फी, ये आप याद रखना। और वाराणसी का पान भी याद रखना है। ठीक है, और अलीबाग सफ़ेद प्याज, अलीबाग सफ़ेद प्याज ये भी आप याद रखना क्योंकि ये जो है ना ये इंसुलिन क्या बोलते हैं, इंसुलिन बोलते हैं ना, इंसुलिन में फ़ायदा करता है, बढ़ाता है उसे। और ये ना कहाँ से संबंधित है, जो ये अलीबाग सफ़ेद प्याज है ना, ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ? कौन से राज्य? महाराष्ट्र से संबंधित है। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखो जीआई टैग से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और मुझे लग रहा है आजकल आप लोगों का सपोर्ट कम हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग जिस प्रकार से सपोर्ट बना रखा था प्लीज़ बनाए रखिएगा। और मैं आपको जितना हो सकेगा जीके जीएस पूरा कंप्लीट करवाता हुआ चलूँगा, मैं करंट अफेयर से। ठीक है, और यहाँ पे देखो दिया है संघीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। संघीय संघ की शक्ति किसमें निहित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है, माफ़ी चाहते हैं, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। तो इसका आप सही जवाब क्या बताएंगे। तो याद रखना आपका हो जाएगा राष्ट्रपति जी। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। और ये पता मैं राउंड सर्कल क्यों करता था क्वेश्चनों के, प्रश्नों के आंसर के ऊपर, क्योंकि मुझे एक भाई ने बोला था कि भैया कन्फर्म नहीं होता है, लगता है कभी ए लगाया या फिर बी। तो अब देखो मैं आपको पूरा ए यहाँ पे सही से बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति हो जाएगा। और चलते हैं, देखो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आपसे पूछा भी गया है आरआरबी के पेपर में। और देखो यहाँ पे दिया है कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके ग्रुप डी में पूछा गया था कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, मतलब कि ए और बी दोनों। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, ए और बी दोनों। तो देखो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो हैं वो आपके मूल अधिकारों के रक्षक कहे जाते हैं। तो ये
चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे बोला गया है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो राज्य की जब बात हो रही है ना, तो हम याद रखेंगे राज्यपाल जी। राज्य की बात हो रही है तो राज्यपाल। देखो राज्यपाल, और मैं आपको बता रहा हूँ सीएम और राजधानियाँ जरूर याद कर लेना, क्योंकि एक प्रश्न आपसे 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो वो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। लेकिन संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो आप तुरंत बताएंगे भैया राष्ट्रपति में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं। और मुझे लग रहा है कि कल की क्लास को आप लोगों ने यार सपोर्ट नहीं किया है, और वो मुझे लग रहा है कि हार्ड थी क्या, कुछ उसमें प्रश्न थे ऐसे जो हार्ड थे, लेकिन आप लोग यार सपोर्ट करिएगा, स्किप नहीं करना है पेपर के अंदर। देखो यहाँ पे दिया है ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए लिटिल इंडिया, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे लिटिल इंडिया, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे देखो दिया गया है कि राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये प्रश्न है, इसका आप सही जवाब क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे याद रखना सही जवाब आपका विधानसभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधानसभा, क्योंकि यहाँ पे राज्य का पूछा है, राज्य का मंत्रिमंडल, तो विधानसभा आप याद रखेंगे। और आप भी अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए यार एक बार देखो, आप लोगों ने सपोर्ट थोड़ा सा यार कम कर दिया, ऐसा मुझे लगा कल की क्लास में। तो आप प्लीज़ एक बार लाइक वाला बटन और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर कर देना यार, थोड़ा सा वायरल कराओ यार, क्लास को शेयर करो। और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो आप देखो यहाँ पे दिया है कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। तो ये देखो भाई, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बताओ 23, 24, 25 में से आपका सही जवाब क्या होगा। तो आप क्या बताएंगे, ऑप्शन सी 25 होगा भैया सही जवाब। लेकिन अगर आपसे 25वां पूछ दिया जाए कि कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, तो 25वां आपका आंध्र प्रदेश है। कौन सा है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो ये आप याद रखेंगे ना दोस्त, भूल तो नहीं जाओगे। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और कहते हैं कि ना थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। तो दोस्त बिल्कुल सफ़र जारी रखिएगा। और यहाँ दिया है कि सूर्य महोत्सव किस शहर से संबंधित है। सूर्य महोत्सव किस शहर से संबंधित है। मैं आपको हर महोत्सव से संबंधित प्रश्न एक क्लास में जरूर कराता हूँ, क्यों मुझे पता है कि पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप बताइएगा कि जो सूर्य महोत्सव है वो किस शहर से संबंधित है। तो आप यहाँ पे बताएंगे तिरुवनंतपुरम, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और मैंने उस दिन आपको बताया था जालीकट्टू, जालीकट्टू बताया था ना, जालीकट्टू, जालीकट्टू बताओ किससे संबंधित है। तो आप क्या बताएंगे भैया, तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है ना। और गंगा सागर मेला जो है वो कहाँ पर लगता है, गंगा सागर मेला। तो गंगा सागर मेला जो है ये लगता है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ लगता है, पश्चिम बंगाल में। तो ये भी देखो आप याद रखना, आपके जो इंपॉर्टेंट मेले हैं, महोत्सव है और त्यौहार है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पे दिया है मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है। मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है। तो ये तो काफ़ी बार हम लोग कर चुके हैं। इसका सही जवाब तुरंत लगाओगे आप कि भैया बिहार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे बोला गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान हैं। तो आप क्या बताएंगे। यहाँ पे देखो उस दिन मैंने राजभाषा से और नागरिकता से संबंधित बताया था, और यहाँ पे आज आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो आप बताएंगे भाग 9 में। कितने में, भाग 9 में। तो ये आप याद रखोगे। और एक दिन मैंने गलती से आपको बताया था कि भाग 22 हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं वर्तमान में भाग कितने हैं, 25 हो गए हैं। कितने हैं, 25 हैं। और देखो यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न का जवाब तो भाग 9 हो जाएगा। और भाग 17 में क्या दिया गया है। तो भाग 17 में मैंने आपको क्या बताया था, उस दिन मैंने आपको बताया था ना कि राजभाषा से संबंधित है। आपकी जो राजभाषा है उससे संबंधित है ना भाग 17। और ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक ये राजभाषा का प्रावधान मिलती है। तो याद रखना 343 से 351 तक। ठीक है, यहाँ पे 51 लिख देता हूँ सीधा, 343 से 351 तक मिलता है।
और 352 में क्या आ जाता है, फिर 352 में राष्ट्रीय आपातकाल आ जाती है। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो 352 से 360 तक है, ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। और देखो यहाँ पे सॉरी, भाग 2 में क्या दिया गया है, तो भाग 2 में क्या दिया गया है, नागरिकता से संबंधित है। किससे? नागरिकता से। और ये आर्टिकल 5 से 11 तक मिलते हैं, आर्टिकल 5 से 11 तक। और 1 से 4 तक क्या है, 1 से 4 तक भाग 1 है। भाग 1 में क्या दिया गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, उनके कार्य क्षेत्र हैं, अधिकार क्षेत्र हैं, ये सब दिया गया है, तो ये भी मैंने आपको बताया था। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि किसको वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। देखो ये 2024 का करंट का क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए ऑप्शन ए, अमिताभ बच्चन जी, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये ऑप्शन ए आपको समझ आ गया होगा। अमिताभ बच्चन और दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आप याद रखेंगे और ये पूछा भी जाएगा। और देखो यहाँ पे दिया गया है सॉरी, यहाँ पे दिया गया है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है ना वो होना चाहिए गुजरात। गुजरात के साबरमती जो आश्रम था ना, याद है ना आपको, गांधी जी से संबंधित, तो जो साबरमती आश्रम है ना, वहीं इन्होंने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है गुजरात में। तो ये भी देखो याद रखना दोस्तों, और ये आपकी करंट के क्वेश्चन हैं। और चलते हैं दोस्त फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत में लेप्चा जनजाति निवास करती है। भारत में लेप्चा जनजाति निवास करती है, कहाँ करती है? जनजातियों से संबंधित भी आपसे पूछे जाएंगे, गोंड जनजाति और भील जनजाति, और ये लेप्चा, कुकी और जुली, ये सब पूछे जाएंगे ना आपसे। तो मैं आपको सब बताता हूँ, रोज बताता हूँ। और लेप्चा तो पहले आप नोट करिएगा कि ये आपके सिक्किम से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जो कुकी मैंने बोला था ना, मणिपुर से संबंधित है। जो कुकी जनजाति है ना, वो आपके मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा ना। और आपकी जो वो क्या कहते हैं, भील जनजाति है, भील, तो भील जो है वो भील मध्य प्रदेश में भी हैं और नेपाल में भी पढ़ते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, और आपके राजस्थान में भी पढ़ते हैं, आरजे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राजस्थान में भी पढ़ते हैं, गुजरात में भी पढ़ते हैं, और छत्तीसगढ़ में भी अब मिलते हैं। तो ये याद रखना दोस्त, ठीक है, क्योंकि ये आपसे पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है यूरेनियम सिटी अवस्थित है। यूरेनियम सिटी अवस्थित है। आप यहाँ पे देखो, अब कितने लोग इसका सही जवाब करेंगे बताओ। यूरेनियम सिटी जो है वो कहाँ अवस्थित है, कितने लोग सही जवाब करेंगे? तो याद रखना यार, कनाडा हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कहाँ पर है, कनाडा में है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कि रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है यार, और ये आपसे पूछा भी जाएगा। हेनरी बेकुरल। ठीक है, तो हेनरी बेकुरल ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और इन्होंने पता है कब पता लगाया था? जब आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, मतलब कि 1896। कब लगाया था? 1896 में लगाया था। और फ्रेडरिक वेंटिंग जो है, इन्होंने किसकी खोज की थी बताओ? इन्होंने किसकी खोज की थी? तो याद रखना यार, इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन जो है मधुमेह में प्रयोग किया जाता है, मधुमेह में इंजेक्शन होता है, इंसुलिन दिया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। और मार्टिन कूपर जो है, इन्होंने किसकी खोज की थी बताओ? याद रखना, जिससे आप मुझे आज देख रहे हो, सुन रहे हो, मोबाइल की खोज, मोबाइल का आविष्कार जो है वो मार्टिन कूपर ने किया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये तो मत भूलना, मार्टिन कूपर मत भूलना, क्योंकि देखो माँ से इनका नाम है और माँ से ही मोबाइल है, याद रहेगा ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले। और देखो कूपन डाल के रिचार्ज करते थे पहले, याद होगा आपको, कूपन 10 रुपये का कूपन, 15 रुपये का कूपन आता था ना। तो देखो मोबाइल मतलब मार्टिन और कूपन मतलब रिचार्ज वाला कूपर। तो ऐसे याद रखोगे ना तो भूल मत जाना। देखो दोस्त, और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? ये इंपॉर्टेंट है। आप बताइएगा इसका सही जवाब कि जर्मन सिल्वर जो है वो किसका मिश्रण होता है? तो तावा, जस्ता और निकिल का होता है। तावा, जस्ता और निकिल, तावा, जस्ता और निकिल, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब
हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको भी आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है वो किस योजना के दौरान की गई थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना चौथी योजना के तहत की गई थी। जो देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय, चौथी, तो ऐसे याद रखना है। प्रथम में क्या हुआ था, मैंने आपको कल बताया था कि प्रथम में आप कृषि से संबंधित थी। दूसरा मैंने आपको बताया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो औद्योगिकरण से थी, ये भी मैंने आपको कल ही बताया था। और मैंने आपको पाँचवीं भी बताई थी। पाँचवीं किससे थी, गरीबी हटाओ का जो मुख्य उद्देश्य था वो गरीबी हटाओ। और ये जो बोकारो इस्पात संयंत्र है ये चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। तो ये आप सभी को याद रखेंगे यार। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो ये देखो हमारे 29 क्वेश्चन होने वाले हैं यार यहाँ पे। और मैंने देखो एक बार भी अभी लाइक शेयर के लिए नहीं कहा, मैं आगे कहूँगा, तब तक कंटिन्यू क्वेश्चनों को करते रहना है। यहाँ पे दिया है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो ये जलप्रपात भी आपसे पूछे जाएंगे। तो कपिल धारा याद रखना है यार, नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पे, नर्मदा नदी पर स्थित है, याद रहेगा ना। आप देखो यहाँ पे शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है बताओ, शरावती नदी पर तो जोग जलप्रपात, ये जोग जलप्रपात तो जरूर पूछा जाता है, ठीक है। जोग जलप्रपात जो है आपका शरावती नदी पर है। और यहाँ पे देखो कावेरी नदी पर भी आपसे पूछा जाता है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जो है वो आपका कहाँ पर है, कावेरी नदी पर। तो यहाँ पे सभी को आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए यार। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है। सांची का महान स्तूप जो है वो कहाँ स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं। ये मैंने आपको एक दिन बताया था। सोयाबीन सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है। सोयाबीन में 40% प्रोटीन होता है। और दूसरा मैंने बताया था, सोया प्रदेश के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। और देखो इसका जो स्तूप है ना, ये कौन से धर्म से संबंधित है, तो याद रखना ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये भी देखो याद रखना। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है कि जो स्तूप है ना, ये सांची का स्तूप है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना दोस्त, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो क्या यहाँ पे ऐसा रह गया जो आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा तो आप नहीं बता पाएंगे। और बाद बाकी इसका निर्माण किसने कराया था, कब कराया था, ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और यहाँ पे देखो दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है। तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बोइंग के सबसे बड़े परिसर का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। सही जवाब आपका बेंगलुरु हो जाएगा, ऑप्शन सी। और देखो ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये करंट के क्वेश्चन हैं आपके 2020 से लेकर 2024 तक का मैं आपको सब कंप्लीट करवाऊंगा। और यहाँ पे दिया है, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। स्यादवाद जो है वो किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना यार, वो आपका जैन धर्म हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार आपसे जरूर पूछे जाते हैं, महावीर स्वामी जी। याद रहेगा ना आपको, 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी जी। और ये आखिरी भी थे, ये आखिरी भी थे, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था, ये देखो इंपॉर्टेंट है। ये व्यक्ति हर्षवर्धन के शासनकाल में उनके दरबार में आया था। कौन आया था, याद होगा तो तुरंत, इतना हिंट बहुत है, तुरंत लगा दोगे ह्वेनसांग। क्योंकि मैंने बहुत बार बताया आपको, हा से याद रखना, इसका भी नाम हा से है। और हर्षवर्धन जिनकी जीवनी बाणभट्ट ने लिखी थी, आपको बताया था ना उस दिन, तो हर्षवर्धन के काल में ये आए थे, ठीक है। ये आप, और इनका नाम प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया, तो इन्हें ह्वेनसांग को किया गया था। अब देखो समुद्रगुप्त को भी कोई नाम दिया गया था, आपको पता हो अगर, याद आ रहा है ना, नेपोलियन। क्या बोलते हैं,
भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त। मैगस्थनीज की इंडिका। इंडिका जरूर याद रखना यार, आपसे पूछी जा सकती है। इंडिका की रचना, पुस्तक की रचना किसने की थी? तो मैगस्थनीज ने करी थी। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 17 दूनी 34। एक बार रुकूंगा बस 1 मिनट के लिए और फिर क्लास को 50 क्वेश्चन पूरे करने हैं। जितने भी मेरे भाई बहन मुझे नए पुराने सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हैं तो मैं आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार यार क्लास को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आप एक बार लाइक वाला बटन दबा के ज़रूर मुझे अवगत कराएंगे, सूचित करेंगे। देखो मुझे पता चल जाता है कि इसने लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया या नहीं किया, वो सब पता लग जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ यार थोड़ा सा लाइक वाला रेशियो सही बनाए रखो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ज़बरदस्ती नहीं यार। और देखो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप बिल्कुल करेंगे, ये मेरा भरोसा है। और यहाँ पे पूछा गया है कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का निर्माण जो है वो कहाँ होता है? तो आप क्या बताएंगे? और ये पूछा भी जाता है ऑप्शन में, आपको लाल अस्थिमज्जा मिल सकता है या फिर अस्थिमज्जा। तो यहाँ पे अस्थिमज्जा आपको याद रखना है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो फिर चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है भोजन का अपशोषण शरीर के किस अंग में होता है? भोजन का जो अपशोषण है शरीर के किस अंग में होता है? तो याद रखना यहाँ पे इसका सही जवाब छोटी आंत हो जाएगा। वरना भोजन की जो पाचन क्रिया है ना वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। मुंह से ही जब हम उसे कुचल कुचल के मुंह से चबा चबा के खाते हैं ना, तो जो हमारे मुंह में जो क्या बोलते हैं लार होती ना, उसमें जो एंजाइम होते हैं वो मिल जाते हैं और उसका पचना हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन प्रश्न में जब पूछा जाएगा अपशोषण तो आप बता देंगे छोटी आंत, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो आप क्या बताएंगे? भैया ओम होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग है क्या है? अनुदैर्ध्य है, विद्युत है या चुंबकीय है? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब जो है वो अनुदैर्ध्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो याद रखना अनुदैर्ध्य आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी है, सॉरी कोई याद कर रहा है, मुझे हिचकी आ रही है। देखो यहाँ पे दिया है मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी है। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी जो है वो जबड़े की है। जबड़ा जो है सबसे मजबूत है ना, देखो चूँकि देखो सबसे हार्ड है ना हमारा जबड़ा, तो जबड़े की जो पेशी है सबसे मजबूत होती है। और सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो फीमर होती है, जांघ की हड्डी। ये भी आप याद रखना। और देखो स्टेपिज जो है, स्टेपिज लिखा है, स्टेपिज होता है। स्टेपिज जो है वो हमारे कान की हड्डी होती है, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी होती है बॉडी की, सबसे छोटी हड्डी। तो सबसे छोटी हड्डी ये भी आप याद रखेंगे। और कान, एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, ये भी आप याद रखना। हो सकता है कि पेपर के अंदर पूछ लिया जाए। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो आप बताइएगा यहाँ पे क्या होगा सही जवाब। तो यार बिल्कुल सही जवाब लगाएंगे झारखंड। झारखंड ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो मैंने एक दिन आपको बताया भी था कि झारखंड जो हमारा है वो हमारा 28वां राज्य बना था। कब बना था? 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 में बना था, बताया था ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। कई बार क्या होता है मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ, उसमें गलती हो जाती है मुझसे, लेकिन वो क्या होता है ना, जल्दबाजी में होता है ये। तो यहाँ पे देखो दिया है कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? उस दिन मैंने आपको बताया था कि 10 जो थे वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 11वां जो था वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये मैंने उस दिन पूरा डिटेल में आपको बताया था। लेकिन आज मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ कि ये 2002 में जोड़ा गया था। 2002 में जोड़ा गया था। और ये ना 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा से संबंधित था, शिक्षा का अधिकार उन्हें दिलाना था। तो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार है वो अनिवार्य है, बिल्कुल फ्री। और दूसरा याद रखना कि ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
और जो हमारे 10 थे वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। याद रहेगा ना दोस्त, अब मत भूल जाना यार, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब आप क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है ना दोस्त वो होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सबसे लंबे समय तक ये रहे। और ये पता है 1950 से 1962 तक, 1950 से 1962 तक रहे, ये आप याद रखना। और पहले जो हमारे उपराष्ट्रपति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, उपराष्ट्रपति। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखना। और ये वैसे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, वैसे ये भारत के तीसरे थे लेकिन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये आप याद रखेंगे ना दोस्त, देखो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किसके द्वारा होता है? तो याद रखना संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत। मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी मेरे एसआई वाले भाई बहन हैं सभी लोग यार देख लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखो याद रखना इनसे संबंधित आपसे अनुच्छेद भी पूछे जाएंगे। तो जो राष्ट्रपति जी हैं ये अनुच्छेद 63 से 73 तक इनका कार्यकाल मिलता है, 63 से 73 तक, याद रहेगा ना। इनका निर्वाचन, इनके कार्यकाल, इनकी शक्तियां जो हैं आपको अनुच्छेद 63 से 73 तक पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? किस सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है बताओ? तो याद रखना केंद्रीय सूची। केंद्रीय सूची आपका क्या सही जवाब होगा बताइएगा? नहीं दोस्त, अगर आपने लगा दिया है तो आपका गलत हो गया, चालान कट गया है, क्योंकि यहाँ पे सही जवाब आपका समवर्ती सूची जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और मैं यही चेक करने के लिए कह रहा था कि शायद ऐसा तो नहीं है कि मैं कहता हूँ और आप सीधा टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग को लगाना है और याद रखना है, इसे नोट कर लो कि जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट सूची में आता है? रेलवे जो है वो भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट या सूची, मतलब कि लिस्ट, इंग्लिश में लिस्ट, हिंदी में सूची, तो कौन सी सूची में आता है? तो केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची या राज्य सूची? तो अभी शिक्षा आपने बता दिया था तुरंत कि भैया समवर्ती सूची है। रेलवे अगर पूछेगा तो याद रखना केंद्रीय सूची है। कौन सी? केंद्रीय सूची। इसमें आपके बहुत से विभाग आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका रेलवे भी आता है। ये पता कौन सी सूची होती है? 7वीं अनुसूची होती है, 7वीं अनुसूची होती है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे देखो पेन नहीं चल रहा था, 7वीं अनुसूची हो जाएगी। तो चल रहे हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है स्टार स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? स्टार स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? स्टार स्पोर्ट तो पता ही होगा ना, जिसपे आप लोग मैच वगैरह और ये एथलेट गेम वगैरह देखते हो। तो ये याद रखना ऋषभ पंत जी को किया है, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो ऋषभ पंत यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे बोला है पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पर्वतों पर कितने प्रतिशत विश्व की जनसंख्या निवास करती है? तो आप याद रखना मात्र 1%, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो 1% यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। गगनचुंबी इमारत का नगर कहलाता है? गगनचुंबी इमारत का नगर, देखो गगनचुंबी का मतलब पता है आपको? मैं आपको बताऊँ, मैं हिंदी पढ़ रहा था एक दिन, मैंने बहुत पहले पढ़ा था जब मैं एसएससी जीडी का पेपर की प्रिपरेशन कर रहा था, कि जो गगनचुंबी का मतलब होता है गगन को चूमने वाली इमारतें। तो गगन को चूमने वाली जो इमारतें हैं वो कौन सा नगर कहलाता है? तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? याद रखना वो न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह जो है वो कहाँ स्थित है? आपको क्या पता है? आप बताइएगा। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अरब सागर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो अरब सागर जो है वहाँ लक्षद्वीप समूह स्थित है, आप याद रखेंगे और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट भी बनेगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? जवाहर सुरंग जो नाम है वो किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे? तो आपका जो सही जवाब है वो याद रखना आपका हो जाएगा बनिहाल दर्रा, जो कि ऑप्शन
ए में दिया गया है। तो बनिहाल दर्रा आपका सही जवाब हो। बनिहाल दर्रा कहाँ है बताओ, कहाँ पर है? देखो नाम से ही पता लग रहा है कि यार ये हमारा राजस्थान नहीं होगा यार, ठीक है, जम्मू कश्मीर होगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर। और रोहतांग और सिप्पीकिली दर्रा जो है ये कहाँ पर हैं? तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। याद रखोगे ना, देखो दर्रे वगैरह याद रखना दोस्त, पूछे जाएंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर नामक एक नए नगर की स्थापना की थी? मैं आपको बता दूं कि मात्र 5% ऐसे मेरे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जो बता पाएंगे कि अमृत सरोवर नामक जो नगर है उसको किस नाम से जानते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। बताओ, नहीं पता है ना? तो पहले तो आप ये याद रखना कि इसे बोलते हैं अमृतसर। क्या बोलते हैं? अमृतसर। अमृतसर का नाम तो सुना ही होगा, और उसको बोलते हैं अमृत सरोवर नामक, ये पुराना नाम था। और देखो इसकी जो स्थापना है ना वो किसने करी थी? तो वो करी थी गुरु रामदास जी ने। तो यहाँ पे देखो श्री गुरु रामदास जी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपने जितने भी प्रश्न किए हैं सभी को नोट किया होगा और एक अच्छा स्कोर भी किया होगा। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में।